नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, एग्रोनॉमी के 40वें लेक्चर में एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। रोज के तरीके से मैं आप लोगों से 10 क्वेश्चन फिर से पूछने वाला हूं। 10 के 10 क्वेश्चन जो एन आर सुंडा जी की जो बुक है, उसी बुक में से मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। अगर आप चाहते हो कि सबसे पहले आप अच्छे से आंसर दे पाओ, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि जो वीडियो है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब आप जाओगे तो वहां पर आपको दो प्लेलिस्ट मिलेगी। एक तो ये प्लेलिस्ट जो आप देख रहे हो, एक दूसरी प्लेलिस्ट है, ए कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर। उस प्लेलिस्ट से पहले आप लोग वीडियो देख लो, वहां से अच्छे से आप समझ लो, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो। उसके बाद आप यहाँ आओ और जो मैंने 10 क्वेश्चन पूछे हैं उनके जवाब अच्छे से दो। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हो और इस समय आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में हो, तो आप यहाँ पर जो 8 कोर्सेज दिए गए हैं, ये 8 कोर्सेज ये आप लोग पढ़ रहे होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये 8 कोर्सेज अच्छे से पढ़ने को मिल जाए, आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत ना पड़े, तो आपको क्या करना है, इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है। और इस क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद आपको 500 रुपए का पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आपको क्या करना है कि जो पेमेंट का स्क्रीनशॉट है वो मेरे पास तक सेंड करना है। कैसे सेंड करोगे? टेलीग्राम पर जाना और टेलीग्राम पर जाके सर्च करो @विजय कुमार गिरी 945। जैसे लिखा गया है बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरीके से आप लिख देना। उसके बाद आपको वहां पर एक कॉन्टेक्ट आ जाएगा, वहां पर आपको अपना स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है जो आपने पेमेंट किया है। और इसके साथ साथ आपको अपना मोबाइल नंबर सेंड कर देना है, जिस मोबाइल नंबर से आप टेलीग्राम चलाते हो। मात्र ये दो चीजें हमें प्रोवाइड कराने के बाद आपको जो पूरा कोर्स है वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। जपोनिका राइस वेराइटी आर करेक्टराइज्ड बाई, जो जपोनिका राइस की वेराइटी होती है ये किस करेक्टर की होती है, मतलब इसका करेक्टर कैसा होता है। ये डीप रूटेड ड्रॉपी लीफ होती है, यानी कि इसकी जो पत्तियां होती हैं ऐसे नीचे की तरफ ऐसे झुकी हुई होती हैं। और सिलेंटेड ग्रेन्स होते हैं, इसके ग्रेन जो होते हैं सिलेंडर होते हैं। इरेक्ट लीफ होती है, इनकी पत्तियां सीधी होती हैं। और राउंड ग्रेन होता है, यानी कि मोटा धान होता है। हाई लूजिंग ससेप्टिबिलिटी, यानी कि गिरने की संभावना ज्यादा होती है। अगर आंधी आता है, तूफान आता है तो ये गिर जाते हैं। या फिर लो रिस्पॉन्स टू फर्टिलाइजर, या फर्टिलाइजर के प्रति इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी लो होती है। फर्टिलाइजर ज्यादा डालोगे भी तब भी ये अच्छे से ग्रो नहीं करते हैं। फर्टिलाइजर के प्रति इनका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं होता है। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो जापानिका राइस के परिप्रेक्ष्य में अच्छा है, सही है? तो इरेक्ट लीफ होती है और राउंड ग्रेन होता है, यानी कि इसकी जो पत्तियां होती है ऐसे सीधी सीधी पत्तियां होंगी, ऐसे सीधी सीधी पत्तियां निकली रहती हैं। पत्तियां नीचे को ऐसे मुड़ी नहीं होती, जैसे धान की एक आध वेरायटी होती है जिनकी पत्तियां नीचे को मुड़ी होती हैं, तो इनकी पत्तियां नीचे को मुड़ी नहीं रहती हैं। और इसके साथ साथ राउंड ग्रेन होता है, यानी कि इनका जो इनका जो धान होता है थोड़ा सा मोटा धान होता है, ठीक। इसके चावल जो होते हैं थोड़े से मोटे होते हैं। एजोला कंट्रीब्यूट्स टू राइस फील्ड, राइस के फील्ड में एजोला जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बार बार ये कहा जाता है कि अगर राइस की कल्टीवेशन आप कर रहे हो तो आपको एजोला जो है वो अपने खेत में जरूर डालना चाहिए। एजोला एक तरीके का फंगस होता है। ये काम क्या करता है, सॉरी, ये एजोला एक तरीके का शैवाल होता है। तो वो क्या काम करता है? नाइट्रोजन फिक्स करता है, एनाबिना नाम का जो सिम्बायोसिस होता है, सप्रेसिंग वीड, रिड्यूसिंग वाटर इवापोरेशन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो सकता है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है, बोले तो ऑल ऑफ द अबव, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है। क्योंकि एजोला एनाबिना सिम्बायोसिस ये एक तरीके का साइंटिफिक नेम है जो कि एजोला का है। एजोला का जो साइंटिफिक नेम है वो एनाबिना सिम्बायोसिस है, जो कि फिक्स करता है 30 से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन पर हेक्टेयर पर ईयर व्हाइल फार्मिंग मैट्स दैट कंजर्व वाटर एंड सप्लाई सप्रेस वीड। ध्यान से समझना, ये जो एजोला होता है जब इसको हम खेत में डालते हैं, तो जैसे मान लो हमारा इतना बड़ा खेत है, इसमें हमने एजोला डाल दिया, एक तरीके का सवाल होता है। इसका नाम होता है एनाबिना सिम्बायोसिस। ये क्या करता है कि जो पानी भरा होता है, पानी के ऊपर पहले काई सा जम जाएगा, मतलब काई एक अच्छी सी परत बना लेता है धान के ऊपर। अब धान के ऊपर जब एक परत बन जाएगा तो उस परत की वजह से लगभग 30 से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन पर ईयर पर हेक्टेयर, कितना वो खुद ही एनवायरमेंट से एब्जॉर्ब करके पौधों को प्रोवाइड कराने के लिए स्थिरीकरण कर लेता है। इसके साथ साथ क्योंकि ये पानी के ऊपर एक परत बना लेता है, तो जो पानी होता है इसमें इवापोरेशन नहीं होता है और पानी ज्यादा दिन तक सुरक्षित बना रहता है। और इसके साथ साथ धान के बीच बीच में, जैसे मान लो यहाँ धान है, यहाँ धान है, यहाँ धान है, इन सब जगह पे धान है और बाकी सब जगह पर एक मोटी सी जो परत है, चादर सी बनी हुई है एजोला की। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो खरपतवार होते हैं वो नीचे से ग्रो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसी के नीचे से सब दबे रह जाते हैं इसी एजोला के
दबाव में। तो एक तो खरपतवार नहीं हो रहा है, ऊपर से पानी भी बच रहा है और नाइट्रोजन को फिक्स भी कर रहा है। तो ये तीनों चीजें अजोला करता है। हलिंग परसेंटेज इन राइस प्रिफर्स टू, यानी कि जो आपका पैडी होता है, पैडी का जो ग्रेन होता है, इसमें से जब हम राइस निकालते हैं तो कितना परसेंट निकलता है, यही पूछा जा रहा है सीधे सीधे। तो हलिंग परसेंटेज को क्या बोलते हैं? मिलिंग रिकवरी बोलते हैं, कि ब्राउन राइस यील्ड बोलते हैं, या ब्राउन रिमूवल एफिशिएंसी बोलते हैं, या ब्रोकन ग्रेन परसेंटेज बोलते हैं? तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मिलिंग रिकवरी। हलिंग यील्ड कितना होती है? नियर अबाउट 66% होता है इडिबल फ्रॉम इडिबल राइस फ्रॉम पैडी, यानी कि पैडी से वही मैं बोल रहा था कि पैडी का जो ग्रेन होता है, बोले जो धान होता है, धान से जो चावल निकलता है वो कितना परसेंट निकलता है? अगर 100 किलोग्राम धान है तो ज्यादा से ज्यादा आपको 66 किलोग्राम आपको चावल देखने को उसमें मिलेगा। बाकी क्या निकल जाएगा? कुछ तो ब्रान निकल जाता है जिसको पालिश बोलते हैं, और उसके साथ साथ कुछ टूटा हुआ चावल निकल जाता है। तो ये सभी चीजें निकल जाता है, और इसके साथ साथ उसमें जो उसके छिलके होते हैं वो भी निकल जाते हैं। जैसे एक तो पॉलिशर में जाता है, एक डिहस्कर में जाता है। तो पहले प्रोसेस में तो हस्क रिमूव हो जाता है, इसके ऊपर का जो छिलका होता है जिसको हम हस्क बोलते हैं, पहले प्रोसेस में तो वो रिमूव हो जाएगा। और दूसरे प्रोसेस में जो पॉलिशर होता है, जिससे कि जो इसके ऊपर की पतली सी परत होती है चावल के ऊपर से, वो निकाल दिया जाता है, जिसको ब्रान रिमूवल बोलते हैं। तो ये दोनों चीजें निकाल देते हैं। इसकी वजह से फिर कितना बचता है? अपना 66% बचता है, एज विथ रिमेनिंग 34% एज हस्क, एक क्रिटिकल क्वालिटी पैरामीटर होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बोरो राइस इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग, जो आंसू होता है एक तो, और एक होता है अमन, और एक होता है बोरो। ये तीन तरीके का राइस होता है, आंसू, अमन, बोरो। ऑन द बेसिस ऑफ देयर कल्टिवेटिंग सीजन, सीजन के हिसाब से आंसू, अमन, बोरो, ये तीन तरीके का होता है। तो ये पूछा जा रहा है कि जो बोरो राइस होता है इसको कब कल्टीवेट करते हैं? अप्रैल मई में, जून जुलाई में, या फिर नवंबर दिसंबर में, या फिर फरवरी मार्च में? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नवंबर दिसंबर। नवंबर दिसंबर जो होता है, विंटर से स्प्रिंग में बोरो को करते हैं रिलाइज ऑन इरिगेशन इन द ईस्टर्न इंडिया, अनलाइक मानसून में जो खरीफ में, जिसको अमन बोलते हैं, खरीफ वाला जो होता है उसको अमन बोलते हैं। ये जो अपना होता है जून जुलाई वाला, ये क्या होता है? ये होता है अमन। ये होता है अप्रैल मई वाला, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आंसू, आ, आंसू, अमन, एंड इसको बोलते हैं बोरो। ये तीन तरीके की वेराइटी, तीन तरीके के जो धान होते हैं उनकी कल्टीवेशन हमारे देश में होती है। नवंबर दिसंबर में जो होता है इसको विंटर वाली क्रॉप बोलते हैं, मई जून में जो होता है इसको खरीफ बोलते हैं, और अप्रैल मई वाला जो होता है इसको हम समर क्रॉप बोलते हैं। इंडिया फर्स्ट हाइब्रिड राइस, भारत की सबसे फर्स्ट हाइब्रिड राइस बताओ। एक तो जो IR8 था, मैंने अभी थोड़ी देर पहले पूछा था आपसे, थोड़ी देर पहले नहीं, कल वाले लेक्चर में मैंने पूछा था। IR8 जो वैरायटी है ये तो इंट्रोड्यूस वैरायटी है, कैसी है? ये इंट्रोड्यूस है, यानी कि ये कहाँ से आई है? ये विदेशी वैरायटी है और इंडिया में आके ये ग्रो करी गई है। पूछा जा रहा है कि फर्स्ट इंडियाज हाइब्रिड, यानी कि इंडिया में सबसे पहले कौन हाइब्रिड बनाया गया था? PRH10, CORH1, पूसा RH1, या फिर KRH1? तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है CORH1। ये जो वेराइटी है ये रिलीज करी गई थी 1994 में, मेकिंग इंडियाज फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी ब्रेक थ्रू चाइना पायोनियर हाइब्रिड अर्लियर। इससे पहले चाइना का जो पायोनियर हाइब्रिड था ये सबसे आगे चल रहा था, लेकिन बाद में फिर इसको रिप्लेस कर दिया गया और भारत ने सबसे पहले अपनी हाइब्रिड निकाली CORH1। द ऑक्सीडाइज्ड जोन इज फ्लडेड राइस फील्ड इज टिपिकली, जो ऑक्सीडाइज जोन होता है, ध्यान से समझना, जो राइस होता है, राइस के कल्टीवेशन मैंने आपको बताया था कि एक तो रिड्यूस्ड जोन होता है, दूसरा होता है ऑक्सीडाइज्ड जोन। रिड्यूस्ड जोन क्या होता है, ऑक्सीडाइज जोन क्या होता है, यही पूछा जा रहा है कि ऑक्सीडाइज जोन जो होता है इसकी थिकनेस कितनी होती है? 1 से 10 मिलीमीटर तक होती है, या फिर 15 से 50, या 50 से 100, या फिर 100 से ज्यादा? तो आपका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा 1 से 10 मिलीमीटर थिकनेस की होती है। द थिन सरफेस लेयर 1 to 10 मिलीमीटर रिमेन एरेबिक ड्यू टू ऑक्सीजन डिफ्यूजन क्रिटिकल फॉर नाइट्रिफिकेशन एंड रूट हेल्थ। ये जो होता है अपना, ये ऑक्सीडाइज जोन होता है। 1 से 10 सेंटीमीटर, ध्यान से समझना। जैसे मान लो कि ये मिट्टी है, ठीक, अब और यहाँ पर धान लगा हुआ है,
अब यहाँ से लेके जो 10 मिलीमीटर तक आएगा, यहाँ तक तो होता है अपना ऑक्सीडाइज जोन, और इसके नीचे वाला जो होता है इसको हम रिड्यूस जोन बोलते हैं। लगभग 10 से 30 मिलीमीटर तक होता है, 30 मिलीमीटर कई बार और बहुत नीचे तक जाता है, यानी कि 10 के नीचे जो जाता है वो रिड्यूस्ड जोन होता है। तो केवल ऊपर के 1 से 2 मिलीमीटर जो होता है वो क्या होता है, वही होता है ऑक्सीडाइज जोन। बाकी नीचे 10 से 10 मिलीमीटर के नीचे जितना भी जाएगा वो क्या हो जाता है, सब उसमें जाता है, रिड्यूस्ड में। ऊपर वाला ऑक्सीडाइज में रहेगा और नीचे वाला रिड्यूस जोन में चला जाता है। द प्राइमरी स्टोरेज प्रोटीन इन राइस इज, राइस में जो प्राइमरी प्रोटीन होता है, यानी कि पूछा जा रहा है कि चावल की जो प्रोटीन होती है वो क्या कहलाती है, चावल की जो प्रोटीन होती है उसको क्या कहते हैं। ग्लूटीन बोलते हैं, ओराइजिन बोलते हैं, जीन बोलते हैं, या फिर लेग्यूमिन बोलते हैं। तो आपका जो राइट आंसर है वो है ओराइजिन। ये होता है किसमें, ये पाया जाता है आपका धान में, बोले तो राइस में। ग्लूटीन जो होता है आपका व्हीट में पाया जाता है। जीन जो होता है आपका ये मेज में पाया जाता है। और लिग्मिन जो होता है ये तो आपका एक तरीका के क्या है, लिग्मिन जो है ये, लेगुमिन तो एक क्रॉप होती है लेगुमिनेसी में, ठीक। राइस मेजर प्रोटीन 80 से 90% ऑफ टोटल लैक ग्लूटीन मेकिंग इट्स हाइपो एलर्जेटिक बट इन लोअर लाइसिन 4% देन पल्सेस। पल्सेस में लाइसिन ज्यादा होता है और हाइपो एलर्जेटिक होता है ये ग्लूटीन। ध्यान से समझना, ग्लूटीन जो होता है वो किसके अंदर पाया जाता है, गेहूं में पाया जाता है। इसी ग्लूटीन प्रोटीन की वजह से रोटी जो होती है वो फूलती है। और चावल के अंदर जो पाया जाता है वो ओराइजिन होता है। जैसे ओराइजा सेटाइवा से ओराइजिन आ गया, जिया में जैसे जिया आ गया, और सॉरी जीन आ गया। और ग्लूटीन जो है ये गेहूं की प्रोटीन होती है, गेहूं और बार्ले में पाई जाती है। द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ एशियन कल्टीवेटेड राइस, राइस का जो एशियन जो राइस होती है इसका एंसेस्टर है, यानी कि पूछा जा रहा है इनके पूर्वज कौन थे, ठीक। एशियन एशियन राइस के, ओराइजा ग्लेबरिमा, ओराइजा रूफी पोगोन, ओराइजा निवारा, या फिर ओराइजा सटाइबा सपोनटेनिया। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है ओराइजा निवेरा। इसमें जो ओराइजा निवेरा है ये एनुअल होता है। ओराइजा ओराइजा रूफीपोरॉन जो होता है ये पेरेनियल होता है। एंड वाइल्ड प्रोजिनिट्रॉन जो होता है या ओराइजा सटाइवा ओरिजिनेटिंग इन इंडो बर्मा रीजन। ध्यान से समझना, ओराइजा निवारा जो होता है ये एनुअल होता है, और ओराइजा जो रूफीपोगान होता है ये एक पेरेनियल होता है, यानी कि ये पेरेनियल वेराइटी होती है। तो जो एशियन जो राइस है इसका जो पूर्वज है वो कौन है, वो है ओराइजा निवेरा है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रोपेनिल इज कॉमनली यूज फॉर द राइस फॉर, कॉमनली यूज इन राइस फॉर। प्रोपेनिल जो होता है वो राइस में किस लिए यूज किया जाता है, प्री इमरजेंस वीड कंट्रोल के लिए, या पोस्ट इमरजेंस ग्रास कंट्रोल के लिए, या निमेटोड के लिए, या फंगल डिजीज को रोकने के लिए। तो ये जो यूज किया जाता है वो पोस्ट इमरजेंस जो होता है उसको रोकने के लिए करते हैं। और अगर प्री इमरजेंस है तो उसमें क्या करेंगे, ब्रूटा क्लोरिक दवा आती है जो मचेटी के नाम से आती है, इसको हम यूज कर सकते हैं। दिस फोटो सिस्टम सेकेंड इनहिबिटर स्टाम्प नाम से दवा आती है, स्टाम्प F34। तो ये पोस्ट इमरजेंस ग्रास कंट्रोल करने के लिए आता है। सिलेक्टिवली किल्स इकाइनोक्लोवा क्रोसगुलाई विदाउट हार्मिंग राइस ड्यू टू रैपिड डिटॉक्सिफिकेशन, रैपिड डिटॉक्सिफिकेशन होने लगता है, इस वजह से ये डैमेज हो जाता है। इकाइनोक्लोवा क्रोसगुलाई जो कि राइस का एक खरपतवार होता है, और आपका जो राइस है वो बिल्कुल शुद्ध पड़ा रहता है। लेकिन राइस में सबसे अच्छा जो माना जाता है वो माना जाता है प्री इमरजेंसी वीड कंट्रोल, क्योंकि ये ज्यादा इफेक्टिव होता है। ब्यूटाक्लोर मचेटे के नाम से दवा आती है, इसको डाला जाता है। इसको कब डाला जाता है, ट्रांसप्लांटिंग के 1 से 2 दिन के अंदर ही इसको डाल देते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है राइस का इन्फ्लोरेसेंस क्या कहलाता है, स्पाइक, पेनिकल, रेसिम, या फिर अम्बेल। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो ये पेनिकल है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राइस में भी पेनिकल पाया जाता है, ठीक। इसके साथ साथ स्पाइक किस में पाया जाता है, स्पाइक आपका धान में पाया जाता है, और सॉरी स्पाइक आपका पाया जाता है व्हीट में पाया जाता है। इसके साथ साथ आपका शुगर केन में पाया जाता है। रेसिम किस में पाया जाता है, अम्बेल किस में अम्बेल गाजर में पाया जाता है।
अम्बियल किस में पाया जाता है? गाजर में। रेसिम, रेसिम याद नहीं आ रहा है मुझे किस में पाया जाता है। रेसिम, रेसिम शायद उसमें पाया जाता है क्या? एक बार कंफर्म करके बताना। तो मस्टर्ड में शायद पाया जाता है, कंफर्म नहीं है मुझे। राइस प्रोड्यूस ब्रांचेस indeterminate panicles with spikelet, each containing one fertile floret, unlike wheat's spike। wheat में जैसे मैंने बोला स्पाइक पाया जाता है। और मेज में टेसलिंग होती है, जो ऊपर निकला होता है मेज में जो मेल पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मेल पार्ट को हम बोलते हैं टेसल बोलते हैं। और जो नीचे वाला जहां पर सिल्क लगा होता है, जहां पर भुट्टा लगता है, इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? फीमेल पार्ट होता है। और इसको हम क्या बोलते हैं? सिल्क बोलते हैं। जो मूछ जैसा निकला होता है ना भुट्टे में, वही चीज होती है, वो फीमेल पार्ट होती है। तो 10 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए इस क्यूआर कोड को स्कैन करके सपोर्ट करिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, इस चैनल की थोड़ी सी रीच बढ़ाइए। इसके साथ साथ आपके जो भी सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। कई दोस्त हमसे बोलते हैं कि सर जी थोड़ा लाइव क्लास लेने का प्रयास करिए, तो लाइव क्लास मैं नहीं ले सकता क्योंकि मैं अपनी जॉब करता हूँ। जॉब करने के बाद मैं ऑफिस से जब आता हूँ घर, उसके बाद मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। तो क्योंकि मेरा टाइम फिक्स नहीं है, कई बार मैं दिन में रिकॉर्ड करता हूँ, कई बार रात में रिकॉर्ड करता हूँ, कई बार एक दिन में मैं 3-3 4-4 वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो इस वजह से लाइव क्लास लेना मेरे लिए फिलहाल अभी तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन आने वाले फ्यूचर में अगर देखेंगे आप लोगों का फीडबैक अच्छा रहा तो लाइव क्लास लेने की भी मैं कोशिश जरूर करूंगा। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।